नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप सभी के लिए फिर से लेके आया हूं बायोलॉजी का जो लास्ट बचा हुआ एपिसोड था, जो सीरीज चल रहा था दृष्टि वाला समान विज्ञान का, उसका ये लास्ट सीरीज होगा। इसमें मेनली इम्पोर्टेंट जो थिंग्स है डिजीज को लेकर के, बीमारी को लेकर के और उनके संबंधित दवा, लक्षण, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। पिछले वीडियो को लिंक करते चलेंगे यहाँ से। पिछले वीडियो में हम देख रहे थे जेनेटिक डिजीज के बारे में, उसी से रिलेटेड यहाँ भी होगा और अन्य भी जो डिजीज होगा उससे भी जानकारी यहाँ पर एकत्रित करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो वर्ण अंधता, वर्णदंता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस जिसे बोलते हैं, यह भी एक प्रकार का यह जो बीमारी है, यह एक प्रकार का जो है कि वंशानुगत जो बीमारी इसे कहा जाता है। इसमें जो अन्य नाम के बारे में इसको जाने तो यहाँ पर देखेंगे तो लाल हरा का अंधापन, यानी कि लाल और हरा रंग को ही किस सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है इस बीमारी के अंतर्गत। यहाँ पर देखें तो इसका अन्य नाम आप देखेंगे तो डेल्टोनिज्म के नाम से भी इसे हम जानते हैं। डेल्टोनिज्म या फिर लाल हरा अंधापन या फिर कलर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं, वर्ण अंधता भी कहते हैं इसे। इसके प्रकार के बारे में देखें तो अल्प अप्रबल एक्स सहगलन वंशागति रोग, इसे इसके जो प्रकार है, एक प्रकार का होता है कि अल्प अप्रबल एक्स सहगलन वंशागति रोग के बारे में आप जानते होंगे। उसके बाद देखेंगे इसका जो है कि रोग का वाहक किस तरीके से होता है, एक दूसरे में रोग का जो है किस तरीके से संचरण होता है। तो यह देखेंगे कि स्त्रियों से जेनेटिक होता है, तो जेनेटिक कैरियर के रूप में आप जानते हैं इसे स्त्रियां को, यानी स्त्री को, महिला को। उसके बाद देखेंगे तो रोगग्रस्त, यह कौन जो है कि इसके रोगग्रस्त होते हैं, तो यह जो होता है पुरुष में यह रोग पाए जाते हैं। और इसके बाद आप देखने को मिलेगा यहाँ पर प्रभाव, इसका प्रभाव क्या होता है, तो लाल एवं हरा रंग पहचानने में असमर्थ होता है। इसका प्रभाव होता है कि लाल और हरा रंग इसे काला रंग में दिखाई देता है, तो ध्यान रखेंगे। पूछा जा सकता है कि वर्ण अंधता यानी कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति को लाल एवं हरा रंग किस कलर को दिखाई देता है, तो आप बताएंगे काला रंग को दिखाई देता है, काला रंग दिखाई देता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न कंडीशन में जो है कि वर्ण अंधता या फिर विसंगति किस तरीके से होता है वंशागति के अंतर्गत। वर्ण अंधता की वंशागति किस प्रकार से होती है, इसके बारे में यहाँ पर समझाया गया है, तो इसको समझेंगे यहाँ से कि सामान्य महिला जब देखेंगे तो एक्स एक्स गुणसूत्र का विवाह निर्वर्णता, जो कि यानी कि जब समान महिला जिसका माने समान महिला से वर्ण का विवाह जो है कि वर्णता के साथ होती है, तो पुरुष में देखेंगे कि एक्स सी और वाई गुणसूत्र होते हैं। इसके कारण इसमें जो है कि देखने को मिलेगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चा अगर देखेंगे तो वर्ण अंधता वाला जो पुरुष है और महिला सामान्य है, यानी महिला को कोई बीमारी नहीं है, तो महिला पुरुष में अगर जो है कि वर्ण अंधता है यानी कि कलर ब्लाइंडनेस है, तो निश्चित रूप से आप में देखने को मिलेगा बच्चे में जो है कि सभी पुत्रियां वाहक एवं तथा सभी पुत्र जो होंगे वह सामान्य होंगे। इसका ध्यान रखेंगे आप। ये जानकारी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं, मेनली यह इम्पोर्टेंट था, इसको जानने की जरूरत था। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि वाहक महिला जो देखेंगे, तो वाहक महिला इस प्रकार से है कि वाहक महिला यहाँ पर देख लेंगे और सामान्य पुरुष है, यानी कि इसमें जो है कि वर्ण अंधता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से कि पुत्र जो है 50% वर्ण अंधता के साथ हो सकता है, होने की संभावना होती है, और 50% समान होने की संभावना होती है। और पुत्रियों में 50% जो है कि वाहक होने की संभावना होती है और 50% समान होने की संभावना होती है। ये जानकारी था और इसी से जुड़ी जानकारी यहाँ भी है, इसको भी आप जान लेंगे। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं इसको स्किप करूंगा। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि वर्ण अंधता वाली जो महिला है और सामान्य पुरुष जो है सामान्य है, तो उसके बाद देखेंगे कि सभी पुत्र जो होंगे, जो भी लड़का उनसे जन्म होगा उनका देखेंगे तो सभी पुत्रियां वाहक होंगे एवं सभी पुत्र जो है कि वर्णांध होंगे, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित होंगे। इसको ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ेंगे, एकत्रित करते हुए चलेंगे यहाँ से कि नेक्स्ट बीमारी का नाम है यहाँ पर एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया के नाम से जानते हैं इस बीमारी को। एल्केप्टोन्यूरिया क्या होता है, तो इसके कारण आप देखेंगे तो हेमोजेंटेसिक अम्ल का विखंडन नहीं होने से यह बीमारी मूत्र में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। ध्यान रखेंगे, हेमोजेनेटिसिक यानी जो एक प्रकार का अम्ल होता है, हेमोजेनेटिसिक जो अम्ल होता है इसका विखंडन नहीं होता है, जिसके कारण इसकी जो मात्रा है मूत्र में बढ़ जाती है। और हेमोजेनेटिसिक डाइऑक्सीजेनेट एंजाइम की कमी हो जाती है,
इसके इस बीमारी में आप देखेंगे, इस बीमारी में इसका प्रभाव क्या होता है। तो प्रभाव यहाँ पर देख सकते हैं, मूत्र में हेमोजेंटिसिक अम्ल का उत्सर्जन होने लगता है और इसमें देखेंगे कि जोड़ों में गठिया हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, जोड़ों में जो गठिया हो जाता है मेनली तौर पे, तो इसमें बताया गया एल्केप्टोन्यूरिया जो बीमारी होती है उसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको बीमारी का नाम एक और है थैलीसीमिया। थैलीसीमिया के बारे में जाने तो इसका प्रकार होता है दो प्रकार से, यानी कि अल्फा प्रकार और बीटा प्रकार। अल्फा प्रकार को थैलीसीमिया, अल्फा थैलीसीमिया और बीटा थैलीसीमिया के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका अभाव देखेंगे तो यह किसके अभाव के कारण होता है, तो हेमोग्लोबिन के संश्लेषण की जो क्षमता होती है इसका अभाव हो जाता है, संश्लेषण करने की जो क्षमता अभाव हो जाता है, इसके कारण जो है थैलीसीमिया हो जाता है। उसके बाद देखेंगे कि प्रभाव क्या है, तो शरीर में अत्यधिक अरक्तता के कारण यानी एनीमिया के कारण यह जो बीमारी हो जाता है थैलीसीमिया। आगे यहाँ पर देखेंगे कि गुणसूत्र की संख्या में त्रुटि होने के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि टर्नर सिंड्रोम होता है और दूसरा होता है क्लाइनेर-फेल्टर सिंड्रोम। दो तरीके के जो मतलब एक तरीके की विसंगति हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये दो प्रकार के जो विसंगति होती है वह किस तरीके से होता है, तो गुणसूत्र की संख्या में अगर त्रुटि हो जाए, कमी हो जाए तो हो जाता है। यानी कि कारण आप देखेंगे कि लिंग गुणसूत्रों में केवल एक गुणसूत्र उपस्थिति होता है, अर्थात आप जाने कि मोनोसोमिक यानी कि 44+X आप देखें तो कुल गुणसूत्र की संख्या 45 रहती है इसमें, यानी एक गुणसूत्र कम रहती है। तो इसमें क्या होता है, तो स्त्री में निपुंसकता हो जाती है। ध्यान रखेंगे, टर्नर सिंड्रोम के अंतर्गत आप देखेंगे तो स्त्री में हो जाता है निपुंसकता। उसके बाद देखें तो क्लाइनर फेल्टर जो सिंड्रोम होता है उसमें लिंग गुणसूत्र दोनों की जो कि जगह 3 होती है, यानी लिंग गुणसूत्र जो होते हैं 2 की जगह पर 3 हो जाते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से होता है ट्राइसोमिक इसे कहते हैं, यानी 44+XX+Y हो जाता है इस तरीके से। तो इसमें 47 हो जाती है, यानी एक गुणसूत्र का वृद्धि हो जाता है। इसमें क्या होता है, तो पुरुषों में निपुंसकता हो जाती है। ध्यान रखेंगे, जब भी गुणसूत्र में अगर त्रुटि होएगा तो निश्चित रूप से आप में जो है कि अगर स्त्री है तो उसमें निपुंसकता आ जाएगा, पुरुष है तो पुरुष में निपुंसकता आ जाएगा। पुरुष में अगर एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, 46 की जगह 47 हो जाता है, और स्त्री में एक क्रोमोसोम घट जाता है, जिसके कारण यह बीमारी हो जाता है। उसके बाद देखेंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में जानेंगे। और डाउन सिंड्रोम कैसा होता है, क्यों होता है, तो अन्य नाम इसमें देखेंगे तो मंगोलीय जड़ता के नाम से इसे हम जानते हैं, डाउन सिंड्रोम को। और इसका कारण आप देखेंगे तो 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों में 2 के बजाय 3 गुणसूत्र होते हैं। ध्यान रखेंगे, 21वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं उसमें 2 के बजाय कितने होते हैं, 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। इसे ट्राइसोमिक के नाम से भी जानते हैं इसे। आगे देखेंगे तो इसका प्रभाव क्या होता है, तो पुरुषों में नपुंसकता की जो लक्षण होती है वो हो जाते हैं, नपुंसकता हो जाता है। उसके बाद इसका लक्षण क्या होता है, तो व्यक्ति का सिर, गोल गर्दन, मोटी और खुला मुख तथा छतरी आंखें हो जाती है। इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं तो इसमें नपुंसकता की लक्षण बनी रहती है। तो ध्यान रखेंगे इस जो लक्षण कौन सा है, तो व्यक्ति का सिर गोल हो जाता है, गर्दन मोटी हो जाती है, खुला मुख खुला रहता है और तिरछी छतरी आंखें हो जाती है, आंख छतरी टाइप से हो जाती है। देखेंगे एब्निलिज्म जो जो भी है आप देख लेंगे, यहाँ पर पढ़ लेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मुश्किल होता है, एल्बिनिज्म इसे पढ़ सकते हैं। और अन्य नाम के बारे में आप जाने तो रजकहीनता इसे कहते हैं, रंजकहीनता कहते हैं। और कारण के बारे में जाने तो आनुवांशिक विकार के कारण शरीर में मेलेनिन पिगमेंट की अनुपस्थिति के कारण यह जो है कि बीमारी हो जाता है। और इसमें जाने तो एंजाइम या फिर टायरोसिनेज जो है कि अभाव हो जाता है। कौन से एंजाइम का, तो टायरोसिनेज जो एंजाइम होता है उसके अभाव से एल्बिनिज्म जो बीमारी होती है वह हो जाता है। इसके प्रभाव को देखें तो त्वचा, बाल एवं आंखों के रंग में अभाव हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे कि त्वचा, बाल एवं आंखों के रंग में जो अभाव हो जाता है। उसके बाद मेलेनिन के अभाव में हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को के जो है कि प्रति सुभेद होता है इसमें। आगे आपको देखने को मिलेगा यहाँ से बबल बेबी रोग के बारे में जानेंगे कि बबल बेबी रोग यानी बबल बेबी सिंड्रोम के बारे में। तो इसके प्रभाव को देखें तो प्रभाव इसका है कि जन्म के समय ही शिशु का प्रतिरक्षा तंत्र निष्प्रभावी तथा संक्रामक हो जाता है, तथा संक्रामक रोगों के प्रति जो है कि असंवेदनशीलता हो जाता है। तो इसमें देखेंगे कि बबल बेबी रोग के नाम से इसे हम जानते हैं।
इसका अन्य नाम आप देखें तो SCID के नाम से जानते हैं, अन्य नाम SCID के नाम से जानते हैं, जिसे सर्व कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी के नाम से हम समझते हैं। और इसका अन्य नाम आप देखेंगे यहाँ पर कि एलिम्फोसाइटोसिस, इलेम्फोसाइटोसिस इसका अन्य नाम है। दूसरा अन्य नाम आप देखें तो ग्लेंजामन रिंकर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, ग्लेंजामन रिंकर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं इसे अन्य नाम। इसका नामकरण के बारे में जाने तो बाह्य वातावरण में उपस्थिति हानिकारक रोगाणुओं से सुरक्षा हेतु रहित होता है, सुरक्षा हेतु रहित प्लास्टिक के कीटाणु बुलबुले में उपचार के कारण यह हो जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट जो थिंग्स है उसके बारे में हम जानते हैं यहाँ से। हीनता जन्य जो असंक्रामक एवं रोग अन्य रोग होते हैं इसके बारे में यहाँ पर जानेंगे कि कौन से विटामिन से कौन से बीमारी के होने की संभावना होती है इसके बारे में। हीनता जन्य या फिर अभाव जन्य रोग भी इसे हम कहते हैं, इसमें कि खनिज विटामिन तथा आवश्यक जो पोषक की कमी हो जाती है उससे उत्पन्न होने वाले जितने भी सारे रोग होंगे उन्हें हीनता जन्य रोग के बारे में आप जानेंगे कहेंगे। और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ओंकोजीन, ओंकोजीन ये देखेंगे कैंसर के बारे में यहाँ पर बताया गया है, इसमें कि ओंकोजीन कैंसर हेतु उत्तरदायी होता है, या जो ओंकोजीन जो होता है एक प्रकार का हार्मोन, वह देखेंगे कि कैंसर हेतु उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम पहचान SCRC के रूप में होता है, इसका SCRC के रूप में इसका पहचान होता है। और खोज देखेंगे, इसका खोज किया गया था 1970 ईस्वी में, सबसे पहले मुर्गियों में यह खोजा गया था, जिसे मुर्गी में खोजा गया था उसमें आप देखेंगे कि रॉस एस्कोर्मा वायरस के रूप में इसे हम जानते हैं, रॉस एस्कोर्मा वायरस के रूप में हम इसे जानते हैं। कारण के बारे में जाने, जो कैंसर होता है वह किसके कारण होता है, तो कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन व फिर विकास के कारण असंगठित उत्तक में वृद्धि हो जाते हैं, ध्यान रखेंगे। इसका कारण क्या होता है जो कैंसर हो जाता है कि कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन होने लगता है और इसके जो विकास के कारण जो है कि असंगठित उत्तकों की वृद्धि हो जाती है। अब देखेंगे यहाँ पर मेटास्टेसिस के बारे में यानी अपरूपांतरण के बारे में जानेंगे। तो अपरूपांतरण के बारे में यहाँ देखने को मिलेगा कि कैंसर कोशिकाओं का शरीर के एक अंग से दूसरे निकटवर्ती अंग में फैलना, यहाँ पर अपरूपांतरण के नाम से हम इसे कहते हैं, जो कि कैंसर में ही आपको देखने को मिलेगा। उपचार के माध्यम से देखेंगे कि उपचार किस तरीके से हम इसका कर सकते हैं। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि रेडियोफॉस्फेरस P32, कोबाल्ट 60 और आर्सेनिक 74 से ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त करते हैं, यानी कि इन सभी चीजों का हम उपचार करते हैं किस संदर्भ में, तो ट्यूमर संसूचित करने के में जो है कि प्रयुक्त करते हैं रेडियोफॉस्फेरस P32, कोबाल्ट 60, आर्सेनिक 74, इस सब का उपयोग हम ट्यूबर संसूचित करने में प्रयुक्त करते हैं, जो कि कैंसर से रिलेटेड एक प्रकार का इलाज है। इसके बाद देखेंगे कि गोल्ड 198, उसके बाद है इंटरफेरॉन अल्फा 2A, उसके बाद है यह जो है कि इंटरफेरॉन अल्फा 2A और गोल्ड 198, यह जो है कि गुर्दे एवं रक्त कैंसर के उपचार हेतु इसका हम उपयोग करते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। और कैंसर के 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज में आप देखेंगे कि शरीर के एक हिस्से में सीमित कैंसर कोशिकाएं होती है। दूसरे स्टेज में आप देखेंगे तो कैंसर कोशिकाओं का संक्रमित अंगों के जो है कि लिम्फोनोड तक पहुंच जाता है। लिम्फोनोड तक जो पहुंच जाता है कैंसर वाले जो कोशिका होते हैं संक्रमित कोशिका, वह सेकेंड स्टेज में होता है। और तीसरे स्टेज लास्ट स्टेज माना जाता है, जो कि लिम्फोनोड द्वारा कैंसर कोशिकाओं का शरीर के दूसरे अंगों तक पहुंच जाना मेटास्टेटिस कहते हैं, इसे मेटास्टेटिस कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तीसरे स्टेज में जो है कि दूसरे अंगों सभी अंगों तक लगभग पहुंच जाता है, तो इसमें देखेंगे कि तीसरा स्टेज जो है कि लास्ट स्टेज माना गया है कैंसर का। आगे बढ़ेंगे और एकत्रित करेंगे यहाँ से, और जो डिजीज है उनके बीमारी के नाम आपको बताए गए हैं, जो कि एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है। गेठिया रोग के बारे में बताया गया है, जिसे इंग्लिश में आर्थराइटिस भी कहते हैं। और इसका जो कारण होता है कि शरीर के जो जोड़ों में यूरिक अम्ल का जमाव हो जाता है, इसके कारण आर्थराइटिस हो जाता है, ध्यान रखेंगे। पूछा जा सकता है कि आर्थराइटिस जो होता है बीमारी वह किसके कारण होता है, तो शरीर के जो जोड़ होते हैं, जहाँ पर जोड़ होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, जैसे घुटना हो गया, केहूनी हो गया,
ये सभी जितने बार सारे जोड़ हैं उसके जगह पर आप क्या जमा हो जाता है, तो यूरिक अम्ल जमा हो जाता है। प्रभाव में देखें तो जोड़ों में असहनीय पीड़ा होता है, दर्द होता है, और विशेषकर बढ़ती उम्र में गठिया होने की संभावना अधिक होती है, यानी कि जिसका उम्र ज्यादा होता है उसमें जो है गठिया होने की संभावना अधिक होती है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो सिलिकोसिस, सिलिकोसिस के नाम से एक बीमारी है, डिजीज है, उसके बारे में जानेंगे। इसका कारण आप देखेंगे धूल कणों के साथ सिलिका का श्वसन के माध्यम से अंदर जाना एक प्रकार से इसे इस बीमारी को आगाह करता है। तो ध्यान रखेंगे इसमें कि सिलिकोसिस जो बीमारी होती है इसमें धूल कण के साथ सिलिका का श्वसन इस माध्यम से जो अंदर चला जाता है, जिसके माध्यम से यह रोग हो जाता है। और प्रभावित अंग होते हैं फेफड़ा, और प्रभावी रोगी होते हैं निर्माण एवं खनन मजदूर, जैसे कि कंस्ट्रक्शन एवं माइनिंग जितने भी सारे वर्कर्स होते हैं, इसको इस बीमारी की संभावना अधिक होती है। उसके बाद देखें तो ड्रॉपसी रोग क्या होता है, तो ड्रॉपसी रोग के कारण आप देखेंगे कि सरसों के तेल में मिलावट के कारण ड्रॉपसी रोग हो जाता है। यह देखेंगे कि आर्जीमोन का तेल, आर्जीमोन का जो तेल होता है इसका मिलावट कर देते हैं सरसों के तेल में, तो इससे होता है। सरसों के तेल में साइनाइड का जो अंश होता है यह बढ़ जाता है, जिसके कारण होता है। उजला रंग करने वाली जो मिलावट होती है उसके कारण होता है। उसके बाद देखेंगे इसका प्रभाव क्या होता है, तो प्रभाव के बारे में जाने कि शरीर में मृदु उत्तक यानी सॉफ्ट टिश्यूज में अतिरिक्त जल संचय के कारण सूजन हो जाता है। इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर कि शरीर में मृदु उत्तक होते हैं, उसके अंदर क्या होता है यानी सॉफ्ट टिश्यू जो होते हैं उसके अंदर अतिरिक्त जल का संचय हो जाता है, फूल जाता है। तो इसमें देखेंगे कि इस प्रकार से होते हैं ड्रॉपसी रोग। अब देखेंगे इटाई इटाई रोग, इसे कहते हैं इटाई इटाई रोग। तो कैडमियम के अतिरिक्त मात्रा हो जाने से शरीर में कैडमियम की जो अधिक मात्रा हो जाती है इसे इटाई इटाई रोग हो जाता है। इसका खोज सर्वप्रथम जापान के टोयामा प्रांत में किया गया था। और प्रभावित अंग जो होते हैं इसके तो रीढ़ की हड्डी एवं शरीर के जोड़ों, इसे जो जोड़ जो होते हैं इसके प्रभावित अंग होते हैं। मेनली यही चीज पूछा जाता है कि इस बीमारी से कौन से अंग प्रभावित होते हैं, इस बीमारी का खोज कहाँ पर किया गया, यह बीमारी किसके कारण होता है, यही चीज पूछा जाता है। यहाँ पर देखेंगे कि प्रभाव जोड़ों में असहनीय पीड़ा, प्रभाव जो होता है इसका क्या होता है, तो जोड़ों में असहनीय पीड़ा होता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एंथोफोबिया। एंथोफोबिया के बारे में जाने तो इसका कारण आप देखेंगे कि मानसिक रुग्णता के कारण असंगत तथा काल्पनिक भय से होता है। यहाँ पर एंथोफीबिया, एंथोफीबिया किसके कारण होता है, तो मानसिक रुग्णता के कारण असंगत तथा काल्पनिक भय के कारण होता है। व्युत्पत्ति के बारे में जाने तो व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द के एथॉन्स नामक जो होते हैं शब्द उससे हुआ है, जैसे कि एथॉन्स मतलब होता है फ्लावर तथा फॉबस मतलब होता है फियर से है। उसके बाद देखेंगे इसका प्रभाव क्या होता है, तो प्रभाव पुष्पों तथा पुष्पों के भाग में होता है, यानी फूलों के भाग में यह आपको देखने को मिलेगा, पुष्पों तथा पुष्पों के भाग में होता है। पंखुड़िया आदि जो होते हैं उसमें होता है, से भय उत्पन्न होता है, यानी कि इस प्रकार से जो होता है फूल मतलब डरावना फूल हो जाता है, फूल उसका किसी भी पौधे का जो फूल होता है फ्लावर होता है उसके बाद देखेंगे तो बुलिमिया, बुलिमिया नर्वसा आप देखेंगे कि बुलिमिया नर्वसा कौन सी बीमारी है, यह किसके कारण होता है, तो एक प्रकार का मनोविकार है, मनोविकार के कारण होता है बुलिमिया नर्वोसा। उसके बाद लक्षण आप देखेंगे तो कम से कम समय में बहुत अधिक मात्रा में भोजन करना, थोड़े थोड़े समय पर खाते रहना, यह इसका लक्षण होता है। ध्यान रखेंगे बुलिमिया नर्वोसा जो होता है मनोविकार का एक कारण होता है, मनोविकार जो होते हैं उसके कारण होता है। और इसमें क्या होता है लक्षण, तो कम समय में बहुत अधिक मात्रा में भोजन करना, थोड़े थोड़े समय पर खाते रहना इस बीमारी का लक्षण होता है। और प्रभाव इसका जाने तो वजन में वृद्धि, मृत्यु इसका जो है कि प्रभाव होता है। ध्यान रखेंगे प्रभाव क्या होता है, तो वजन में वृद्धि एवं मृत्यु इसका जो है कि प्रभाव देखने को मिलता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ब्लू बेबी सिंड्रोम, यह बेहद ही इंपोर्टेंट है, ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी। और यहाँ से देखेंगे कि अन्य नाम इसका होता है मेथेमोग्लोबिनीमिया, इनेमिया जो बीमारी होते हैं इसका अन्य नाम के नाम से जाना जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम के अन्य नाम से। कारण इसका देखेंगे तो पेयजल में जो है कि नाइट्रेट की अधिकता हो जाने के कारण NH3 नाइट्रेट का होता है, NH3 की अधिकता हो जाने के कारण यह जो बीमारी हो जाता है। प्रभाव में देखें तो प्रभाव इसका नाइट्रेट द्वारा शरीर में हेमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर
मेथेमोग्लोबिन बनाना जो होता है, तो आप देखेंगे कि रक्त में जो है किसकी कमी हो जाती है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण यह रोग हो जाता है। आप देखेंगे इसमें क्या होता है, तो प्रभावी रोगी क्या होता है, तो मुख्यतः नवजात शिशु होते हैं। इस बीमारी से जो प्रभावित जो बेबी कौन होते हैं, तो प्रभावित जो होते हैं मेनली तौर पे बच्चे होते हैं। उसके बाद देखेंगे लक्षण क्या होता है इसका, तो लक्षण आप देखेंगे कि शिशु का शरीर नीला पड़ जाता है, शिशु का जो शरीर है वह नीला पड़ जाता है, सिर जो है कि नीला पड़ जाता है। उसके बाद शरीर शरीर नीला पड़ जाता है, और श्लेष्मा झिल्ली का नीला पड़ जाना, श्लेष्मा झिल्ली भी नीला पड़ जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो संपूर्ण शरीर में जो है कि यह अंग, यह जो बीमारी है देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद है वातोत्माद, वातोत्माद देख सकते हैं, हिस्टीरिया जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। वातोत्माद के बारे में जाने तो कारण इसका होता है तंत्रिका संबंधी रोग, तंत्रिका संबंधी रोग होता है यह हिस्टीरिया, जिसका लक्षण आप देखेंगे कि घबराहट, बेचैनी व बेहोशी इसमें आपको देखने को मिलेंगे, इसके लक्षण हैं। उसके बाद प्रभावी रोगी कौन सा हो सकता है, तो प्रभावी रोगी सामान्यतः जवान तथा अविवाहित महिलाएं हो सकती है, ध्यान रखेंगे। हिस्टीरिया रोग से जो संबंधित होते हैं कौन से होते हैं, तो जवान तथा अविवाहित महिलाएं विशेषकर जो होती हैं। विशेष में देखेंगे तो शादी के बाद यह रोग स्वतः ठीक होने की प्रवृत्ति होती है, तो ध्यान रखेंगे इस बीमारी को, थोड़ा सा यह यूनिक टाइप से है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेरिबेरम, सेरेब्लम, सेरेब्लम प्लॉसी, सेरेब्रम प्लॉसी के बारे में देखेंगे। सेरेब्रम ब्रलम प्लॉसी के बारे में जाने तो यहाँ पर इसका अन्य नाम देखेंगे तो प्रोमस्तिष्क अंगघात के रूप में जानते हैं। उसके बाद प्रोमस्तिष्क पक्षघात के रूप में आप जानते हैं इसे, दो नाम इसका है, प्रोमस्तिष्क पक्षघात और प्रोमस्तिष्क अंगघात, इसको आप कहते हैं अन्य नाम से। उसके बाद इसका कारण आप देखें तो मस्तिष्क के भीतर, मस्तिष्क के मोटर कंट्रोल सेंटर में हुई क्षति से होता है, यानी कि जब देखेंगे तो मस्तिष्क में अपने जो मोटर कंट्रोल सेंटर किसे कहते हैं, जो अपने ज्ञान इंद्रियों को संचालन करने में नियंत्रित करता है, तो वह जो क्षति हो जाता है उसके कारण यह बीमारी हो जाता है। व्युत्पत्ति के बारे में जाने तो इसका व्युत्पत्ति सेरेब्रम यानी कि मस्तिष्क से जुड़ाव एवं पॉल्सी, जिसे मांसपेशियां की कमी होती है, मांसपेशियों में कमजोरी होती है, इसे कहते हैं पॉल्सी। पॉल्सी और पॉल्सी किसे कहते हैं, तो मांसपेशी में कमजोरी को कहते हैं, और सेरेब्रम कहते हैं मस्तिष्क से जुड़ाव रिलेटेड है, इसकी व्युत्पत्ति यहीं से हुई है। उसके बाद देखेंगे तो लक्षण आप देखें तो लक्षण इसमें क्या हो सकते हैं, तो मांसपेशियों में असंतुलन, असामान्य मुद्रा, सही से चल न पाना आदि इसमें संभव है। ध्यान रखेंगे लक्षण इसका होता है मांसपेशी में असंतुलन, असामान्य मुद्रा, सही से चल नहीं पाना, यह जो बीमारी है एक प्रकार का सेरेब्रम पॉल्सी के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है प्रभावित रोगी कौन से हो सकते हैं, प्रभावित रोगी गर्भावस्थ नवजात शिशु व फिर 3 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे हो सकते हैं इसके जो है कि प्रभावित रोगी। उसके बाद प्रभावित अंग इसके क्या होते हैं, तो प्रभावित अंग होते हैं तंत्रिका तंत्र। ध्यान रखेंगे पूछा जा सकता है कि सेरेब्रम पॉल्सी जो रोग होते हैं उसमें कौन से अंग प्रभावित होते हैं, तो इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं। इसके कारण आप देखें तो यह सही से अपने काम नहीं कर पाता है, अपने ज्ञानेंद्रियों को नहीं कंट्रोल कर पाता है। उसके बाद देखेंगे कि अल्जाइमर रोग, अल्जाइमर डिजीज के बारे में जाने तो इसके प्रभावित अंग कौन से होते हैं, तो मस्तिष्क होते हैं। इसके खोज करता है जर्मन मनोचिकित्सक डॉक्टर एलोइस अल्जाइमर, इसके जो नाम पर ही इस बीमारी का नाम पड़ा था, यह जो खोजे थे जर्मन मनोचिकित्सक थे। इसको ध्यान रखेंगे। इसका कारण आप देखेंगे तो कारण है बीटा एमिलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन, इसके जो कारण होता है बीटा एमिलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन के कारण यह होता है। प्रभाव क्या होता है, तो प्रभाव इसका होता है स्मरण क्षमता का क्षीण हो जाना, इसका प्रभाव होता है, स्मरण क्षमता को क्षीण कर देता है। उसके बाद देखेंगे तो प्रभावी रोगी कौन से हो सकते हैं, तो 48 से लेकर के 65 आयु के वर्ग से अधिक जो व्यक्ति होंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा। 48 से 65 वर्ग की आयु में यह अधिक प्रकार से देखने को मिलता है। प्रकार इसके बारे में जाने, प्रकार के बारे में तो वंशानुक्रम से प्राप्त होता है, यह जो बीमारी है वह वंशानुक्रम के तौर पे चलता है, अल्जाइमर रोग। उसके बाद देखें तो बाद की जो आयु में प्रकट होता है, यह जो है कि लास्ट की जो आयु होती है उसमें प्रकट होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से नेक्स्ट बीमारी का नाम यहाँ पर बताया गया, नेक्स्ट डिजीज का नाम जिसे आप कहते हैं सिलिकोसिस।
सिलिकोसिस के बारे में जाने तो यह किसके कारण होता है, तो सिलिकोसिस धूल कणों के साथ सिलिका का श्वसन के माध्यम से अंदर जाने पर यह बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। और प्रभावी अंग इसमें फेफड़ा होता है। प्रभावी रोगी होते हैं खनन एवं निर्माण में जो काम करते हैं वह मजदूर होते हैं, वर्कर्स होते हैं। और उसके बाद देखें तो पार्किंसन पार्किसन 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 रोग जिसे बोलते हैं, पार्किसन डिजीज। इसके कारण आप देखें तो इसके कारण होते हैं यहाँ पर मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं की क्षति के कारण डोपामाइन, ध्यान रखेंगे डोपामाइन, मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं की क्षति के कारण डोपामाइन का स्तर कम हो जाता है। यानी डोपामाइन एक प्रकार का माइंड में एक प्रकार का हार्मोन होता है, ध्यान रखेंगे डोपामाइन। डोपामाइन व फिर पार्किंसन रोग के संबंध से जो है कि संबंध के जो है कि क्या बात बताया गया यहाँ पर कि खोजकर्ता के बारे में। तो खोजकर्ता जो थे डोपामाइन व फिर पार्किंसन रोग के संबंध के खोजकर्ता जो थे तो वह थे स्वीडन के आर्विड कार्लसन महोदय थे, जिनको जो है कि नोबेल पुरस्कार से 2000 ईस्वी में नवाजा गया था। इसका औषधि का नाम यहाँ पर बताया गया है, इसके दवा का नाम एल डोपा नाम से जानते हैं, एल डोपा के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद देखेंगे कि प्रभावित अंग कौन सा है, तो तंत्रिका तंत्र इसमें प्रभावित होता है। लक्षण आप देखेंगे कि संतुलन बिगड़ना, हाथ पैर कांपना आदि इसके लक्षण आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर प्रमुख हीनताजन्य रोग। तो इसके पहले यहाँ पर जान लेते हैं मीना माटा रोग क्या होता है। यह भी एक प्रकार का इंपोर्टेंट रोग है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है मीना माटा रोग। मीना माटा डिजीज के बारे में जाने तो इसका कारण आप देखेंगे कि पारा यानी कि मरकरी के उत्पन्न विषाक्त, यानी कि मरकरी से उत्पन्न विषाक्त के कारण यह होता है। पारा के पारा से उत्पन्न जो विषाक्त होते हैं उसके कारण होता है। उसके बाद इसके उत्पत्ति स्थल के बारे में जाने तो उत्पत्ति यह कहाँ हुआ था, सबसे पहले तो जापान की मीना माटा खाड़ी में यह सबसे पहले देखा गया था यह बीमारी, और इसी के नाम पर इस बीमारी का नाम ही रख दिया गया मीना माटा रोग। उसके बाद प्रभावित अंग आप देखेंगे तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं इसमें मीना माटा रोग में, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। यहाँ पर देखेंगे कि शरीर के अंग होठ तथा जीभ का काम न करना इसमें संबंधित होता है। शरीर के अंग होठ तथा जीभ का काम न करना इस बीमारी के अंतर्गत सम्मिलित होता है। उसके बाद आंखों का धुंधलापन और मानसिक असंतुलन हो जाता है यह बीमारी में, इसको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि थोड़ा सा प्रमुख हीनता जन्य रोग कौन कौन से है, कि कौन से जो विटामिन है, कौन से पोषक तत्व के कारण कौन सी बीमारी होने की जो संभावना बढ़ती है, यह बताया गया है यहाँ पर कि रोग के नाम है एनीमिया, जिसे रक्तहीनता के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें लोहा की कमी हो जाती है। स्कर्वी रोग आप देखें तो विटामिन सी की कमी से होती है। ग्वाइटर रोग जिसे घेंघा के नाम से भी हम लोग जानते हैं, यह आयोडीन की कमी से हो जाता है। मैरस्मस जो रोग होते हैं यह किसके कारण होता है, तो मैरस्मस के रोग होता है कि दीर्घकालीन उपवास के कारण, यानी कि बहुत सारे देखेंगे कि महिला वगैरह उपवास करती है, अगर दीर्घकालीन तक उस उपवास करती है तो निश्चित उसमें मैरस्मस रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें मेनली तौर पे प्रोटीन सहित ऊर्जा के सभी स्रोतों के अभाव हो जाते हैं, इसके कारण मैरस्मस रोग हो जाता है। उसके बाद क्वाशियोकर जो रोग होते हैं वह प्रोटीन की अल्पता, प्रोटीन की कमी के कारण होता है। उसके बाद जाने तो मुर्गियों में रिकेट्स जो होते हैं रोग वह विटामिन डी की कमी से होता है, ध्यान रखेंगे। मुर्गियों में रिकेट्स जो रोग होते हैं विटामिन डी की कमी से होता है। और मवेशियों का मैकडाउ रोग जो होता है प्रियांस नामक प्रोटीन की कमी से हो जाता है मवेशियों में। मवेशियों का मैडकाउ जो रोग होता है, मैडकाउ रोग होता है वह प्रियांस नामक जो प्रोटीन होता है उसकी कमी के कारण होता है। मधुमेह के बारे में जाने तो मधुमेह इंसुलिन की कमी के कारण हो जाता है। और जीरोप्थेल्मिया जो रोग होता है वह विटामिन ए की कमी से होता है, ध्यान रखेंगे। जीरोप्थेल्मिया जो रोग होता है विटामिन ए की कमी से होता है। यहाँ पर जानेंगे कि दृष्टि दोष के बारे में, कि साइट डिफेक्ट्स के बारे में। तो अबिंदुतकता यानी कि एस्टिमैटिज्म जिसे बोलते हैं, उसके बारे में जाने तो अबिंदुतक के बारे में जाने तो लक्षण इसका क्या होता है, तो लक्षण व्यक्ति के संपूर्ण दृष्टिता में कमी हो जाती है, यानी देखने की क्षमता में ही कमी हो जाती है। उपचार देखेंगे तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके हम इसका उपचार कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मोतियाबिंद। तो इसके लक्षण क्या होते हैं, तो आंख के लेंस पर अपारदर्शी होना, यानी कि आंख के जो लेंस होते हैं वह अपारदर्शी हो जाता है, जिसके कारण देख नहीं पाता है बच्चे। यहाँ पर देखेंगे यह जो देख सकते हैं मोतियाबिंद है, इसमें नहीं है, तो इस तरीके से हो जाता है। उसके बाद देखेंगे कि मांसपेशियां
मायोपिया क्या होता है? तो मायोपिया देखेंगे कि अन्य नाम इसके निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं हम लोग। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। लक्षण होते हैं कि दूर की चीजें को स्पष्ट नहीं देखना। निकट दृष्टि दोष दिखा कहता है कि दूर की चीजों को हम स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, तो यह एक प्रकार का निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया के नाम से हम इसे जानते हैं। इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हाइपरमेट्रोपिया जिसे आप देखेंगे हाइपरमेट्रोपिया आप देखेंगे तो दूरदृष्टि को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। लॉन्ग स्ट्रेथनेस जिसके बोलते हैं, स्ट्रेथनेस बोलते हैं इसे। और इसके लक्षण होते हैं पास की चीजों को न देखना। इसका उपचार आप देखेंगे तो उपचार आपको देखने को मिलेगा उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का हम इस्तेमाल करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया नामक जो रोग होते हैं जिसे दूरदृष्टि के नाम से भी हम जानते हैं, दूरदृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें हम उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और निकट दृष्टि दोष में कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से एक जानकारी है जिसे मधुमेह के रूप में हम जानते हैं। इससे पहले हम यहाँ से जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो मधुमेह के रूप में डायबिटीज जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, तो जाने यहाँ से कि इसका कारण क्या होता है। तो इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है शरीर में, तो जिसके कारण रक्त में शर्करा जो है कि यानी शुगर बढ़ जाता है, जिसके कारण यह रोग हो जाता है मधुमेह, जिसे डायबिटीज के नाम से हम जानते हैं। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, ध्यान रखेंगे। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। उसके बाद आयुर्वेदिक उपचार के रूप में आप जाने तो मेथी के बीज से या फिर करी का जो पत्ता होता है उससे हम इसका उपचार कर सकते हैं आयुर्वेदिक तौर पे। इंसुलिन का अध्ययन के बारे में जाने तो इंसुलिन का अध्ययन और बैटिंग तथा मैकडॉय मैक्लोडॉय के नाम से जानते हैं। वेटिंग तथा मैक्लोडॉय एक प्रकार का एक जो है वैज्ञानिक थे, उनको जानेंगे। यह उन्हें जो है कि 1923 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वेटिंग तथा मैकडॉय जो थे यह इंसुलिन का जो है कि अध्ययन किए थे और मतलब कि डायबिटीज जो रोग है उसका जो है कि प्रतिपादन किए थे, एक प्रकार से समझ लिए आप यहाँ पर। तो निदान के बारे में जाने तो डायग्नोसिस के बारे में जाने तो डायग्नोज के बारे में जाने तो रिक्त रक्त में जो है कि ग्लाइकोसिलेटेड जो है कि हेमोग्लोबिन का मापन करते हैं। इसका निदान के लिए हम लोग क्या करते हैं तो रक्त में जो है कि ग्लाइकोसिलेटेड हेमोग्लोबिन या फिर HbALC का मापन करते हैं। और इसके बारे में और जानकारी हम यहाँ से एकत्रित करने की कोशिश करेंगे मधुमेह रोग के कारण के बारे में। तो मधुमेह रोग का जो कारण होता है अग्नाशय और अमाशय के बारे में सबसे पहले जानते हैं। अग्नाशय देखें तो अग्नाशय से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि अग्नाशय से यह दूसरे अंग में जाता है। उसके बाद देखें तो यहाँ पर आपको बीटा कोशिका दिखेगा। बीटा कोशिका द्वारा इंसुलिन का कम उत्पादन करना हो जाता है, यानी कि इंसुलिन किस कोशिका के द्वारा स्रावित होता है या फिर उत्पादन होता है, कम उत्पादन किस कोशिका के द्वारा होता है इंसुलिन का उत्पादन। तो देखेंगे तो बीटा कोशिका के द्वारा जो है कि इंसुलिन का उत्पादन होता है। यहाँ से जानने को मिलेगा कम इंसुलिन का रक्त वाहिनी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे, और रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाता है। उसके बाद रक्त प्रवाह यहाँ पर देखेंगे कि इस तरीके से रक्त वाहिनी में प्रवेश कर जाता है, ये आप देख रहे हैं। तो ये आपका देख रहे हैं इंसुलिन है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से और जो डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि अमाशय व आंत में भोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन होना, इस तरीके से। उसके बाद जो है ग्लूकोज का रक्त वाहिनी व फिर रक्त में प्रवाह में प्रवेश कर जाना, यानी इस तरीके से जो वाहिनी होती है रक्त वाहिनी, उसमें जो है कि ये सारे जो केमिकल होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वो प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि कम इंसुलिन के कारण शरीर की कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज का उपयोग न हो पाना, इसके कारण ऊर्जा नहीं मिलता है हमारे शरीर को और कमजोरी जैसे फील होने लगता है डायबिटीज में मेनली तौर पे। तो यहाँ पर देखेंगे कि ग्लूकोज का उपयोग ना हो पाना, इसके कारण जो है कि इंसुलिन की जो मात्रा है वह शरीर की जो कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज का उपयोग कम कर देता है। उसके बाद जाने यहाँ पर कि रुधिर वाहिनी में ग्लूकोज का जमाव हो जाता है, ध्यान रखेंगे रुधिर वाहिनियों में ग्लूकोज का जमाव हो जाता है, जिसके कारण जो है कि जो खून में है कि शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण डायबिटीज हो जाता है। आगे देखेंगे तो अग्नाशय के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि अग्नाशय क्या होता है। तो अग्नाशय के अंदर देखेंगे तो लैंगरहैंस की दीपिका आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं। अग्नाशय के अंदर ही होता है लैंगरहैंस दीपिका।
बीटा कोशिका अग्नाशय के अंदर होता है, अल्फा कोशिका भी, डेल्टा कोशिका, एफ कोशिका और वही स्रावी अग्नाशय इसके अंदर ही होता है। तो ध्यान रखेंगे अग्नाशय में कितने सारे चीज होते हैं, कितने सारे होते हैं अंग या फिर जो कह लें यहाँ पर सेल होते हैं किस तरीके से, तो इसके बारे में कौन कौन से कोशिका होते हैं, तो कौन कौन से चीज होते हैं इसके बारे में बताया गया। लैंगरहैंस की दीपिका, बीटा कोशिका, अल्फा कोशिका, डेल्टा कोशिका, एफ कोशिका और वही स्रावी अग्नाशय, ये सारे अग्नाशय के अंदर ही होता है। आगे जाने तो इंसुलिन के उत्पादन के बारे में यहाँ पर बताया गया। इंसुलिन के उत्पादन हेतु जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग किस तरीके से होता है, इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो जीवाणु आप देखेंगे कि सबसे पहले जीवाणु है और उसमें एक प्लाज्मिड है जो कि डीएनए का एक छोटा सा खंड है। ध्यान रखेंगे जो डीएनए है उसका प्लाज्मिड जो होता है वो डीएनए का एक छोटा सा खंड को कहा जाता है। और उसके बारे में आप देखेंगे आगे तो प्लाज्मिड का रिस्ट्रिक्शन या फिर न्यूक्लियस एंजाइम द्वारा खंडन होता है, कटिंग होता है। प्लाज्मिडियम का रेस्ट्रिक्शन या फिर न्यूक्लियस एंजाइम का खंडन होता है। उसके बाद देखें तो मानव में इंसुलिन उत्पन्न करने वाले जीन का प्लाज्मिड में निवेशन होता है। मानव में इंसुलिन उत्पन्न करने वाले जीन का प्लाज्मिड में निवेशन होता है। उसके बाद आप देखेंगे अभियांत्रिकी प्लाज्मिड का पोषी जीवाणु में निवेशन करता है। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा इसमें जीवाणु में विभाजन तथा इंसुलिन उत्पादन का प्रारंभ यहाँ पर शुरू हो जाता है। या इंसुलिन का किस तरीके से उत्पादन होता है इसके बारे में डायग्राम के थ्रू बताया गया। उसके बाद आप देखेंगे एक और जो है यहाँ पर हृदयघात, जिसे हार्ट अटैक के नाम से हम लोग जानते हैं, यह आजकल कॉमन बीमारी हो गया है। इसके बारे में जाने तो इसका कारण आप देख सकते हैं। इसका कारण तंतु उत्तक जैसी फोबर्स टिश्यू कहते हैं में चकत्ते एवं कोलेस्ट्रॉल तथा लिपिड पदार्थों का जमा होना यह होता है। तंतु कोशिका में चकत्ते एवं कोलेस्ट्रॉल तथा लिपिड कोशिका का जमा होना इसका कारण होता है हृदयघात का। उसके बाद देखेंगे तो नेक्स्ट जो है कि आपका एथेरोस्क्लेरोसिस एथेरोस्क्लेरोसिस ये जो एक प्रकार का केमिकल होता है, हार्मोन होता है। उसके बाद देखेंगे कि हृदय धमनियों में रक्त का थक्का जमना इस तरीके से हो जाता है जब कारण होता है इसका हार्ट अटैक का। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट जो है कि बढ़ावा देने वाले जो कारण होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, इस बीमारी को बढ़ावा कौन से बीमारी कारण होते हैं देखेंगे तो यहाँ पर कि मोटापा, उच्च रक्त तनाव यानी हाई ब्लड प्रेशर, धूम्रपान, वसायुक्त आहार आदि इससे संबंधित हो सकते हैं। उसके बाद देखें तो निदान इसका क्या होता है, डायग्नोज कैसे हम करते हैं, तो कैथ लैब में इसका निदान होता है, कैथेटराइजेशन लेबोरेटरी में इसका निदान होता है यानी कि बीमारी का इलाज होता है। प्रभावित अंग कौन से होते हैं, तो हृदय इसका प्रभावित अंग होता है। उपचार के बारे में जाने तो औषधि इसका होता है रुधिर स्कंद रांधी औषधि होते हैं। एंटी कॉगुलेंट जो होते हैं, एंटी कॉगुलेंट जो बीमारी दवा होता है इसके थ्रू हम इसका इलाज कर सकते हैं। एंटी कॉगुलेंट जो होते हैं यह दवा के थ्रू हम इसका इलाज कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में आप देखें तो एस्पिरिन जो दवा होती है वह हार्ट अटैक को जो है कि रोकने के लिए होता है एस्पिरिन। शल्य चिकित्सक के द्वारा हम इसे इलाज कर सकते हैं। हृदय की बाईपास सर्जरी के द्वारा हम इसे इलाज कर सकते हैं। और हृदय धमनी में शरीर के दूसरी धमनी जोड़ना, छाती में मेमोरी धमनी लगाना या फिर हाथ में रेडियल धमनी लगाना। उसके बाद जो है कि पैर में सेफनस धमनी को लगाना, यह एक प्रकार का जो है कि इसका इलाज है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पीलिया के बारे में हम जाने यहाँ से, तो जिसे जॉन्डिस कहते हैं, पीलिया को जॉन्डिस के नाम से भी जानते हैं। इसका अन्य नाम जो है कि पांडु रोग है। और प्रभाव इसका देखें तो यकृत पर प्रभाव करता है, यकृत खराब हो जाता है, मृत्यु संभव है इसमें। और लक्षण आप देखेंगे तो लक्षण है मूत्र पीला होना, हरा होना इसके लक्षण है। और त्वचा का नेत्र जो है कि पीले पड़ जाना पूछा जाता है इस प्रकार से कि हरा रंग, मूत्र का जो हरा रंग किस बीमारी में हो जाता है, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर पीलिया या फिर जॉन्डिस में इसका रंग हरा हो जाता है। पीला तो सभी लोग जानते हैं लेकिन हरा रियर केस में किसी को पता होगा। आगे देखेंगे
तो लीवर जो होते हैं इसके प्रभावित अंग होते हैं, ध्यान रखेंगे लीवर इसके प्रभावित अंग होते हैं। उसके बाद कारण इसका क्या होता है, तो बिलिरुबिन का शरीर में फैलना होता है, यानी कि आप टेस्ट करवाएंगे जब जॉन्डिस का, तो उसमें बिलिरुबिन की जो रेट होता है, बिलिरुबिन की जो एक्यूरेसी होती है, वह पता लगाया जाता है कि बिलिरुबिन कितने हैं आपके खून में, ब्लड में। इसकी यहाँ पर जानकारी एकत्रित की जाती है। आगे बढ़ेंगे तो और जानकारी यहाँ से एकत्रित करेंगे कि क्लोन भेरी डॉली का जन्म किस प्रकार से हुआ, उसकी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से जान लेंगे, यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको देख लेंगे फिर भी। तो एक भेड़ से ली गई स्तन कोशिका, उसके बाद जो है कि दूसरे भेड़ से ली गई अंड कोशिका, उसके बाद कोशिका के न्यूक्लियस केंद्रों का वियोजन किया गया, उसके बाद केंद्र वाहिनी अंड कोशिका के साथ इसका जो है कि वियोजन किया गया, उसके बाद जो है कि संलयित कोशिका हुआ, उसके बाद देखेंगे तो विभाजन परिणाम स्वरूप भ्रूण या फिर एम्ब्रॉय का निर्माण हुआ, जिसे कि भेड़ थ्री का नहीं, यानी कि भेड़ श्री का सोरोगेट जिसे बोलते हैं, इसका जन्म हुआ। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि क्लोन भेरी डॉली का जन्म, जो कि आनुवांशिक रूप से भेरी एक के समान है, ध्यान रखेंगे आनुवांशिक रूप से भेरी एक के समान है, और इसमें कि दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों जो भेड़ होते हैं उसका पाए जाते हैं गुण। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से जान लेंगे, यह इम्पोर्टेंट है, बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से जानेंगे कि परीक्षा दृष्टि से जो है कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इंटरफेरॉन के नाम से जाने, तो इंटरफेरॉन शरीर के विभिन्न रोगाणुओं के विरुद्ध रक्षात्मक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला प्रोटीन होता है। इंटरफेरॉन क्या होता है, तो शरीर के विभिन्न रोगाणुओं के विरुद्ध रक्षात्मक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला प्रोटीन होता है। ल्यूकीमिया क्या होता है, तो ल्यूकीमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर होता है। ल्यूकीमिया क्या है, तो एक प्रकार का रक्त कैंसर है। ल्यूकोडर्मा सफेद दाग वाला त्वचा रोग है, ल्यूकोडर्मा। उसके बाद देखेंगे तो हल्द्वानी स्थित डीआरडीओ के प्रयोगशाला रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान DIBER द्वारा विकसित ल्यूकोडर्मा के इलाज हेतु जो औषधि का नाम है वह है ल्यूकोएस्किन। ध्यान रखेंगे ल्यूकोएस्किन जो है कि दवा DRDO के प्रयोगशाला जो कि हल्द्वानी में स्थित है, उसका नाम देख सकते हैं कि रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान DIBER के नाम से हम इसे जानते हैं। इसके द्वारा जो विकसित किया गया दवा का नाम है ल्यूकोडर्मा, जो बीमारी है उसका जो है कि इलाज है, बीमारी का जो है कि दवा का नाम है ल्यूकोएस्किन, देख सकते हैं ल्यूकोएस्किन। उसके बाद देखेंगे एनोसिम्पा या फिर अग्रहानता संबंधी जो बीमारी होती है वह क्या होता है, लिनोसिमिपा या फिर अग्रहानता जिसे बोलते हैं, उसे सूंघने की शक्ति नष्ट हो जाती है, किसी भी चीज का गंध नहीं प्राप्त कर पाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से और यहाँ पर जो फैक्ट दिए गए हैं, स्लीप एनपिया है, यानी कि स्लीप एनपिया क्या है, तो निंद्रा संबंधी विकार है। उसके बाद देखेंगे तो इम्फाइसीमा क्या है, तो एक प्रकार का क्रॉनिक प्रतिरोधी फुफ्फुसीय रोग है, जिसे सीओपीडी क्लोरिक ऑब्स्ट्रविक पुलमोनरी डिजीज है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद है औषधीय कैप्सूल का बाह्य आवरण किससे निर्मित होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। औषधीय जो कैप्सूल होते हैं उस पर जो प्लास्टिक जैसे जो आवरण रहता है वह किस चीज का बना रहता है, तो वह माड़ का बना रहता है, स्टार्च का बना होता है। उसके बाद आपको देखने को मिला लीवर सिरोसिस का प्रमुख कारण क्या होता है, लीवर सिरोसिस जो बीमारी है वो किसके कारण होता है, तो अधिक मदिरा का जब सेवन करते हैं उसमें लीवर सिरोसिस जो बीमारी होती है उसकी होने की संभावना बढ़ जाती है। ओरल सब्यूम फाइब्रोसिस जो संबंधी बीमारी है वह क्या है, तो मुंह से संबंधित बीमारी है, इसमें मुंह के अंदरूनी भाग कठोर हो जाता है। इस बीमारी में पहले जो है कि मुंह में छाले और बाद में जो है कि मुंह कठोर हो जाता है, मुंह का जो अंदर वाला जो भाग होता है वह जो है कठोर हो जाता है। उसके बाद देखेंगे कि खुजलाने से खाज मिटती है, यानी कि जब आपको मतलब खुजली हो रही कहीं पे खाज है तो उसको खुजला देंगे तो वह थोड़ा सा जो है कि आसानी मिलती है, वह किसके कारण मिलती है, तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रतिहिस्टामिन जो रसायन होते हैं उसका उत्पादन बढ़ने लगता है जब आप खुजलाते हैं, तो जिसके कारण क्योंकि खाज में थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है। उसके बाद जो विविध के रूप में यहाँ पर दिया गया है जानकारी, इसको जान लेंगे कि रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है,
रक्त क्या है तो संयोजी उत्तक का उदाहरण है। केचुए में जो हेमोग्लोबिन होती है वह प्लाज्मा में घुला होता है। केचुए में जो हेमोग्लोबिन होती है वह प्लाज्मा में घुला होता है। हेमोग्लोबिन प्रोटीन का बना होता है। और सिग्मैनोमीटर रक्त दाब मापने का यंत्र को कहते हैं। आरएच कारक क्या है तो आरएच कारक बंदर से रिलेटेड है। और प्रतिजन के बारे में जाने तो प्रतिजन है प्रतिपिंड या फिर प्रतिरक्षी के निर्माण को उद्दीपित करता है। प्रतिजन क्या है तो प्रतिपिंड या फिर प्रतिरक्षी के निर्माण को उद्दीपित करता है यानी बढ़ावा देता है। उसके बाद देखेंगे प्रोटीन के बारे में, तो प्रोटीन मानव रक्त की सयानता के कारण होता है। प्रोटीन देखेंगे तो प्रोटीन मानव रक्त की सयानता का कारण होता है, यानी कि जब मानव रक्त की बात करें तो कितना गाढ़ा है आपका खून, उसमें प्रोटीन की मात्रा को दर्शाएगा। उसमें देखेंगे कि गुर्दे की पथरी, गुर्दे की जो पथरी होती है वह कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। यकृत के बारे में जाने तो यकृत यूरिया की उत्पत्ति के कारण होता है। यकृत जो होता है यूरिया की उत्पत्ति का कार्य करता है, ध्यान रखेंगे। यकृत क्या करता है तो यूरिया की उत्पत्ति का कार्य करता है, यूरिया बनाता है। उसके बाद एंजाइम देखें तो पेप्सिन अमाशय में होता है। पेप्सिन कहाँ से निकलता है तो अमाशय से निकलता है, एंजाइम है एक प्रकार का, और यह प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन अमाशय से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है, ध्यान रखेंगे। ट्रिप्सिन अग्नाशय से निकलता है, पेप्सिन अमाशय से निकलता है, और टाइलिन लार ग्रंथि से निकलता है। जो टाइलिन होता है वह स्टार्च को पचाने के लिए काम करता है। ट्रिप्सिन किस चीज के पचाने के लिए काम करता है वह कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। यहाँ पर देखेंगे गैस्ट्रीन, गैस्ट्रीन क्या होता है, एक प्रकार का हार्मोन है जो कि अमाशय के जी सेल तथा ग्रहणी से निकलता है। हार्मोन है गैस्ट्रीन जो कि हार्मोन है किसे, अमाशय के जी सेल से निकलता है तथा ग्रहणी से निकलता है। उसके बाद लास्ट में आप देखेंगे अमाशय। अमाशय में देखें तो प्रोटीन का पाचन यहीं से प्रारंभ होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है तो अमाशय से ही प्रारंभ होता है। यह जो है कि लास्ट जो फैक्ट था विविध के रूप में, यह जो विविध और परीक्षा की दृष्टि से जो भी वन लाइनर फैक्ट हमने बताया वह बेहद ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन को लेकर के। फिलहाल इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। न्यू सीरीज जो कि फिजिक्स का सीरीज आएगा उसको देखने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।